ये दुनिया, ये महफिल। अरे यार भूल गया, मैंने सोचा आइडियल शो में हूं मैं। अरे यार आज पढ़ाना है ना आप लोगों को, भूल गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। एटम के बारे में जो मैं पढ़ चुका हूं, पर वो एटम मैंने इसलिए पढ़ाया था कि आपको वहां से चैप्टर में वहां तक आने के, जहां तक पढ़ाया वहां तक आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एटम का एक शॉर्ट, कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म बताया था। अब मैं एटम्स को डीपली में पढ़ूंगा कि एटम्स क्या है, एटम की साइज क्या होती है, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सब यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आइडियल शो की तरह मैंने सोचा कि आइडियल शो चल रहा है तो गाना शुरू कर दिया था। चलो गाना बंद कर दिया और किसी दिन ना। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एटम्स के बारे में कि हमारा एटम्स क्या है। और अभी थंबनेल पर देखा ही होगा, एक जो मशीनरी टाइप की, कह सकते हो तोप टाइप की दिखाई दे रही थी, वो क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, वो उसका भी यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो अभी मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया था अपने मुख से कि ये दुनिया, तो उसका भी यूज़ है एटम में, उसका भी यूज़ है। अभी सॉन्ग का भी हम यूज़ करके दिखाएंगे, यहीं पे यूज़ है एटम्स में। ठीक है, एटम क्या है, मैंने एटम को देखो डाल्टन भाई साहब ने बताया था कि एटम क्या होता है। एटम वो है जो हमारा एक क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसी एलिमेंट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स ही एटम्स कहलाते हैं। वही मैंने सिंपली बताया। डाल्टन ने भी 1808 में मैंने कहा था, इसके पहले की वीडियो, जस्ट इसका पहला वीडियो आप देखिएगा, वहां पर डाल्टन ने किस प्रकार एक्सप्लेन किया कि बताया कि वहां पर जो एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार आपस में कंबाइन होते हैं और एटम्स का, या कह सकते हो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन या सब्सटेंस का, या किसी मिक्सचर या सोल्यूशन या कुछ भी कह सकते हो उसका फॉर्मेशन करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने बताया था कि उसी से एटम से ही मिलकर बने होते हैं। तो डाल्टन ने 1808 में कहा कि जो है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब छोटे छोटे कह सकते हो अणुओं से मिलकर एक बनता है, उसको सॉरी परमाणु से मिलकर बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलिमेंट या कुछ भी सब्सटेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो डाल्टन ने 1808 में दिया, इतनी बात भी याद रखिएगा। 1808 में बार बार बोल रहा हूँ कि इससे आपको याद हो जाए, हर वीडियो में मैं 1808 जो भी पढ़ाया उसमें मैंने यही बताया। ठीक है, चलिए और क्या बताया एटम्स में। एटम्स में ये होता है कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ क्या कि एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे तो सभी होते हैं, तो यहाँ लुक की बात नहीं है, एक मैं नॉलेज की बात करूँ। फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट एक आए जिनका नाम हुआ आवागैद्रो। हम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं आवागैद्रो का नाम पढ़ा होगा। तो आवागैद्रो क्या है उसके बारे में बताएं। आवागैद्रो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अमेडियो आवागैड्रो था। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर विखंडन कर दिया। उन्होंने सीधे से कह दिया यार इनकी बात पे कि भैया मैं तो नहीं मानने वाला। इन्होंने क्या कहा था कि जो है एटम हमारा इंडिपेंडेंट होता है, पर इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। किसने? आवागैड्रो ने कहा कि ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट सारे एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। एटम से मान के चलता हूं कि बने हुए, पर इंडिपेंडेंट एटम ऐसा नहीं कह सकते। एक एटम कह दो इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है यार, इंडिपेंडेंट नहीं। तो अमेडियो आवागैड्रो आए। अमेडियो आवागैड्रो ने कहा कि जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ये भी मैं मान रहा हूँ। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को हम मान रहे हैं, वो भी इन्होंने मान लिया। ठीक है, पर इन्होंने एक बात नहीं मानी, उसका नाम था इंडिपेंडेंट की बात इन्होंने नहीं मानी कि भैया इंडिपेंडेंट तो हम लोग है ही है, पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, इनको इंडिपेंडेंट नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होगी उनकी बात मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अमेडियो आवागैड्रो ने क्या कहा। देखो आवागैड्रो ने क्या कहा। आवागैड्रो ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर और कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे इन्होंने ऑक्सीजन का नाम लिया, नाइट्रोजन का नाम लिया, फास्फोरस का नाम लिया। इन्होंने क्या कहा कि और भी एलिमेंट्स डॉट डॉट कुछ भी और ले सकते हो, मैंने दो तीन ऐसे बता दिए। ठीक है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आवागैड्रो ने कहा कि ये और भी बहुत से एलिमेंट ले सकते हो इन्हीं के, तो मैंने 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट लेकर बताया हूं कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, पर
कुछ है जो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे हीलियम, ऑर्गन, और भी कुछ ले लें, और जेनॉन ले लो, जेनॉन। तो इन्होंने कहा कि और भी बहुत से ले सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा इतने एलिमेंट्स को कि जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहीं पर कह सकते हो कि हमारे जो डाल्टन की है यहीं पे मानो फेल हो गए कि यार इंडिपेंडेंट की बात कह दिया, बस समझो यहाँ पे क्या हुआ, थ्योरी का अंत ही समझो हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात है, जब नए साइंटिस्ट आए तो वो भी तो अपनी थ्योरी देंगे ना, तो वही बात यहाँ पर हुई, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट की ही यहाँ पर बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कह सकते हो हम एटम्स को क्या कर सकते थे, एटम्स को हम लोग मतलब कह सकते हो छोटे छोटे, जैसे ये एटम्स हैं हमें दिखाई तो देते नहीं, बहुत छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या डिवाइड नहीं कर सकते थे, उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते थे। पर आज के ज़माने में हम लोग बहुत तेज हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस एटम को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देखो कितने तेज हो गए हम लोग, आप भी तेज हो गए, देखो एनर्जी में बना दिया, अभी बैठे बैठे साइंटिस्ट बन गए हम लोग, है ना। तो क्या किया कि इन्होंने इसको तोड़कर, या फिर नई नई कह सकते हो टेक्निक्स आई, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड वे में हो गए, जिससे नई नई टेक्निक्स आई, एटम जो हमें दिखाई नहीं देते थे वो भी दिखाई देने लगे, उनको भी तोड़ डाला गया, उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ये एटम्स का पूरा लेक्चर था कह सकते हो, ठीक है। और जो लिखा हुआ है समझो बकवास मतलब का, तो 2-3 पेज का एटम पढ़ डालो, कोई मतलब नहीं। जितनी बात अभी मैंने बताई इतनी बात पूरे कह सकते हो एकदम 100% श्योर ये बात, इसके अलावा और बहुत ही कम, क्योंकि अभी तक का जितना लेक्चर मैंने लिया है सब एटम्स पर ही ज़्यादातर चर्चाएं हुई है, हर जगह एटम्स की मैंने बात किया है, ठीक है। तो एटम्स का मैं समझ में आया कि जो आवागाड्रो की थ्योरी आई तो उन्होंने भाई कहा कि डाल्टन भाई साहब को इंडिपेंडेंट की जगह पीछे हटना पड़ेगा। वहां पर क्या बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसे जैसे एलिमेंट्स हैं ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर हीलियम, ऑर्गन, जेनॉन जैसे सब्सटेंस हमारे, या कह सकते हो एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी आ जाते हैं यार, एक्सेप्शनल्स बहुत से आ जाते होंगे, एक्सेप्शन तो आ रहा है कि ऑक्सीजन देखो हमारा क्या हो रहा है और हीलियम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली की बात यहाँ पर हमने किया, ठीक है। एटम्स का कह सकते हो इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या बात करना है कि एटम्स की डिफिनीशन मैंने लिखा दिया था कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। अब चलिए बताते हैं कि साइज ऑफ द एटम की, साइज ऑफ द एटम, एटम की साइज क्या होगी। जब यहाँ पर भैया एटम भैया जब फेल हो गए ना, जब एटम को तोड़ के भी क्या किया गया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया, तो एटम यार सोचने लगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे लिए किसी काम की नहीं बची, रोने लगा बेचारा, ठीक है, रोने लगा। तो भाई अब क्या हुआ कि अब कहा गया चलो अच्छा तुम्हारे लिए हम और भी कुछ करते, चलो साइज वाइज तुम्हारी बता दिया जाए। तो चलो साइज ऑफ एटम कहा चलो बता देते हैं, जिससे वो नाराज ना हो, नाराज हो जाएगा तो सब्सटेंस कैसे बनेगा यार, छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर ही तो बेचारे बनाते थे, कहेंगे जो हम नहीं फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए फिर साइज ऑफ एटम की बात आती है। साइज ऑफ एटम क्या है, साइज ऑफ एटम जो है हमारा रिलेटेड है रेडियस से, जो उसकी रेडियस होगी, जैसे जो एटम की हमारी रेडियस होती है, रेडियस क्या होता है, जैसे कोई सर्किल है इसका जो हाफ ऑफ ले लिया जाता है उसको रेडियस कहते हैं। कहाँ, सेंटर से जो हाफ ऑफ डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर फुल डिस्टेंस कहते उसे ले लेंगे तो क्या कहते हैं, कहते हो क्या डबल रेडियस, नहीं उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे, ठीक है। साइज ऑफ एटम की बात यहाँ पर हमें करना है। साइज ऑफ एटम मैंने बताया, साइज ऑफ एटम हमारा रिलेटेड होता है किससे, रेडियस से रिलेटेड होता है। साइज ऑफ एटम देखो, साइज ऑफ एटम में कितनी साइज होती है, क्या इसका निकाला गया, यस निकाला गया। देखो साइज ऑफ एटम जो होता है हमारा, लिख देते हैं चलो, 1 नैनोमीटर कह रहे हैं, हाँ कितना होता है 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर यार, ये जो 1 नैनोमीटर होती है ना, सबसे छोटी लेंथ होती है हमारी, सबसे छोटी लेंथ होती है, इससे छोटी हो ही नहीं सकती। 1 नैनोमीटर बहुत ज्यादा छोटी हुई, कितनी हुई बता सकते हो, देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर। तो मतलब कितना हुआ 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू दी 1/10⁻⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर, इतनी बात भी क्लियर हुई। मतलब समझ रहे हो कि इतनी छोटी साइज माइनस में चली गई नैनोमीटर की, इससे छोटी लेंथ हो ही नहीं सकती है एटम की। ये एक कह सकते हो
ये सबसे छोटी लेंथ में भी कह सकते हो, सबसे जो दुनिया में जो सबसे छोटी चीज होती है ये उसकी लेंथ दी गई है, ठीक है। तो मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर हमारा साइज ऑफ द एटम होता है। डिफिनेशन लिखेंगे चलिए इसकी, क्या कि द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एटम is usually expressed in terms of radius। देखो रेडियस के टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस्ड किया गया, मैंने बताया, जो बताया वही लिखाया, जो बताया वही लिखाया। वाह शायरी बन गई यार, यहाँ तो जो लिखाया वही बताया। टर्म्स ऑफ रेडियस उसी को कह सकते हो इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, या फिर कह दो ऑल कह दो, रेडियस ऑफ एटम कह दो। नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आ जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर कहोगे हम वीडियो ही नहीं देखेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। तो दो चीजें मैंने लिखा दिया, एटॉमिक रेडियस एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए और इसके नीचे ये भी डाल दीजिएगा कि द स्मॉलेस्ट लेंथ इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है उसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो एक बात और है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो काला और ब्लैक का मिक्सचर बढ़िया बना के लिख रहा हूँ, देखो गजब की राइटिंग आज बन रही है ना। तो एनएम में लिखते हैं, ठीक है, यही होता है 1 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इतनी बात क्लियर है। तो यही होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, नहीं बीच में मैं खड़ा हो जाऊंगा तो कहोगे यार डिस्टर्ब कर। अरे लिख लो यार तुम लोग पहले ना, लिख लो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। अब जैसे किसी की भी, जैसे मैंने क्या बताया कि 1 नैनोमीटर, इसको लिख लो, फिर मैं बात करके दूसरा बताऊं कि चलिए ये लाइन तो हो ही गई होगी, इतना ही वास करते हैं। देखो हाइड्रोजन होता है ना हमारा, हाइड्रोजन हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक की स्पेलिंग गलत हो गई, एटॉमिक रेडियस। बात क्लियर हुई कि हाइड्रोजन है जो सबसे उसकी छोटी रेडियस होती है। कितनी होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है 0.037 होती है। कितनी, हाइड्रोजन की 0.037 हमारी इसकी रेडियस होती है। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट तो वही नैनोमीटर में लिखा था तो नैनोमीटर ही होगा, ठीक है। मतलब सबसे छोटी इसकी हमारी, देखो हम लोग कभी भी देखो पीरियोडिक जब कह सकते तो कोई भी टेबल पढ़ते हैं, कहीं भी लिखे हुए 20 भी लिखे हुए तो सबसे पहले वही लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन। तो मतलब हाइड्रोजन सिंपली आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो रेडियस हमारी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई, तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए अब जो थंबनेल पर बना हुआ था, क्या जो थंबनेल पर हमारा बना हुआ था वो जो मशीन, वो क्या है, क्या है बताओ जरा कोई सोच के। वो जो बढ़िया से डिजाइनिंग मशीन ऐसे ऐसे पता नहीं कछुए की तरह बनी हुई थी, वो क्या है, बता सकते हो कि क्या है। ये जो मशीन मतलब कह सकते हो इसी तरह ही बनी हुई थी, तो वो क्या है, वो कौन सी मशीन थी हमारी। तो देखो जो वो हमारी मशीन थी उसको कहते हैं STM। STM तो इसका मतलब होता है टनलिंग मशीन, कह सकते हो
टनलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, स्टैनिंग, स्कैनिंग बोला था, स्कैनिंग, स्कैनिंग टनलिंग मशीन, स्कैनिंग टनलिंग मशीन, इसका मतलब क्या होता है? देखो स्कैनिंग टनलिंग मशीन पहले आप लिख लो कि STM का फार्मूला हमारा क्या होता है, स्कैनिंग टनलिंग मशीन। स्कैनिंग टनलिंग मशीन का हम लोग क्या करते हैं तो उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। देखो स्कैनिंग टनलिंग मशीन है क्या? स्कैनिंग टनलिंग मशीन का यूज हम लोग करते हैं, देखो पहले के ज़माने में हम क्या बताए थे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिसको ना ही हम देख सकते, हम देख ही नहीं सकते, ना देख सकते, कहाँ देख पाओगे, एटम्स को नहीं देख सकते, पर आने वाले समय ने हमको देखने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी आई जो आइज है वो फुल HD 3D देख रही है ना, फुल 3D देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग आइज के द्वारा नहीं, 3D बता दिया, अब आप लोग 3D में देखने लगोगे, नहीं देखो नहीं देख सकते, पर उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। वो देखो हमने जो थंबनेल में बनाया वो माइक्रोस्कोप की तरह दिख रहा था कि नहीं? देखो स्कैनिंग टनलिंग मशीन क्या है? स्कैनिंग टनलिंग मशीन देखो हमारे गोल्ड के लिए बनाया गया था कि गोल्ड या किसी भी एटम्स को देख सकते हो, ठीक है, किसी भी एटम पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। उसमें क्या था कि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स स्कैनिंग टनलिंग मशीन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। उसी के लिए ये आने वाले समय में कह सकते हो बहुत बड़ी ये मशीन थी या बहुत बड़ी खोज मानी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है। पहले के साइंटिस्टों ने ऐसी खोज नहीं किया था, तो वही स्कैनिंग टनलिंग मशीन की खोज हुई कि जिसके द्वारा हम छोटे छोटे एटम्स पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल्स को भी देख सकते थे, ठीक है। तो यहीं तक बात हुई। फिर उसके बाद इतना नोट कर लीजिए, फिर होता है सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। सिंबल किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया? symbol representation of atom। सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, सिंबल को किस प्रकार रिप्रेजेंटेट किया गया, उस सब के बारे में बताया गया। देखो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन अभी तो हम लोग जानते हैं कार्बन को C से कर देते हो, पर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देखो 1600 AD में, मतलब कह सकते हो बहुत साल पहले, सोच ही नहीं सकते इतने साल पहले, सोच ही नहीं सकते। बहुत साल पहले क्या हुआ कि 1600 AD में जो साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने सिंबल को दिया। सिंबल को फॉर्म किस फॉर्म में दिया गया? उसको एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म में दिया गया। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, ये क्या होता है। देखो किसी भी सिंबल को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी चीज में इन्होंने रिप्रेजेंट, कहीं ट्रायंगल बना दिया तो उसको कार्बन कर डाले, कहीं कुछ बना दिया उसको कार्बन कर डाले। तो मतलब वहां से इसकी शुरुआत हुई कि हाँ ऐसे बनेगा। उसमें देखो क्या हुआ, आने वाले समय में फिर धीरे धीरे टाइम बदलता गया, तो ट्रायंगल का भी, ट्रायंगल ऐसे था तो ऐसे फैलता चला गया, मतलब कि समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन खुद से उन्होंने बनाने लगे। देखो पहले के साइंटिस्टों ने, मैंने बताया, ट्रायंगल के रूप में उन्होंने या फिर बहुत से फॉर्म में उन्होंने दिया कि किस प्रकार इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वो आए, डाल्टन साहब आए। डाल्टन साहब ने फिर मतलब 1808 में ही तो आए थे, पर इन्होंने कह सकते हो 19th सेंचुरी में डाल्टन ने, इन्होंने अपना सिंबल रिप्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इनका अलग ही रहा, इनका सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग ही रहा। इन्होंने जैसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऐसे बना दिया, इसको कहा ये ऑक्सीजन है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा चलो कार्बन बना देते हैं, कार्बन को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया, उसके बाद कह दिया इसको कार्बन कह दो, ठीक है। मतलब इस प्रकार इन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपना दिखाया कि किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे इसी में आए साइंटिस्ट बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा ठीक है मैं भी इस रूल को मान रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ठीक है मैं भी मान रहा हूँ, पर इन्होंने कहा कि एक हम इसके अंदर सिंबल भी रखें। एक जो कह सकते हो जो हमारा कह सकते हो कार्बन है, तो जो कार्बन की स्पेलिंग होती है उसका एक पहला अक्षर हम लोग इसमें रख लें इसके अंदर। जैसे आयरन का बनाया गया, तो आयरन में क्या कहा, आयरन में इन्होंने कहा कि आयरन के अंदर आई रख लो, इसको इन्होंने आयरन कह दिया। क्या कह दिया?
आयरन कह दिया। ठीक है, अब बात आती है हाइड्रोजन को क्या कहा गया। हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कुछ इस प्रकार कर दिया, इसको कहा कि ये हमारा हाइड्रोजन होगा, ये हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको इन्होंने कहा कि ये हमारा नाइट्रोजन होगा, इसको इन्होंने नाइट्रोजन कह डाला। क्या डाला, जो कहा तो वो तो आपके सामने लिख दिया कि इसको इन्होंने नाइट्रोजन कह डाला। ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता था। बहुत टफ हो जाता था कि हम लोग एक ज्यादा 10-20 याद कर लो, 30 याद कर लो, इससे ज्यादा कहाँ याद कर पाओगे। 110 एलिमेंट्स की खोज हुई, तो उसमें हम 110 कैसे याद करेंगे, हर चीज का सिंपल। फिर देखो क्या हुआ। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद हुआ क्या कि एक फिर सिस्टम आया, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन देखो IUPAC मैं लिख देता हूं पहले, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में क्या कहा, इस सिस्टम ने कहा कि नहीं, मैं इन सभी रूल्स को क्या गलत मानता हूं। इन्होंने अपना एक खुद रूल दिया। क्या रूल दिया, चलिए उसको देखते हैं। IUPAC है, IUPAC ने एक रूल दिया कि जैसे एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, उसका जैसे कार्बन है हमारा, ठीक है, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन बताया इन्होंने कि C होगा। ठीक, मतलब जो भी हमारा इस कह सकते हो स्पेलिंग होगी जो भी एलिमेंट की, ठीक है, उसका जो पहला अक्षर होगा ना, वही इन्होंने कहा कि उसी को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, कोई भी ले सकते हो, और भी कोई ले लो, जैसे बोरॉन ले लिया, बोरॉन का रिप्रेजेंटेशन B होता है। ठीक है, और भी बहुत से ले सकते हो, आयोडाइड ले लिया, आयोडाइड का I से रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बता दिया। तो सॉरी, आयोडाइड नहीं, आयोडीन, हाँ वही। तो इन्होंने इस तरह कहा, पर फिर दिक्कत आ गई। फिर दिक्कत ये आ गई कि चलो ठीक, तुमने ये कहा, पर अगर ये स्पेलिंग सेम आ गई तब क्या करोगे। जैसे कार्बन में नीचे आ गया कैल्शियम, तो क्या कहा कि इसमें भी सी लोगे, तो पहचानेंगे कैसे हम एलिमेंट्स को हम किस तरह पहचानेंगे कि दोनों में अगर ये हो गया तो क्या दोनों के लिए सी लिखेंगे। तो अगर दोनों के लिए सी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। तो देखो, तो इन्होंने कहा कि जैसे इसमें एक लिया था, देखो जो पहले आ रहा है, जैसे कार्बन हमारी सीरीज में पहले आता है, उसके बाद कैल्शियम, तो इन्होंने कहा सीरीज के हिसाब से कह दिया कि चलो ये जो एलिमेंट पहला है इसका इसे भी एक अक्षर लेंगे, इसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके 2 अक्षर ले लेंगे, मतलब यहां पर Ca ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक दे दिया इन्होंने क्रोमियम का Cr दे दिया, तो मतलब यही है, लिया गया। ठीक है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को साथ में ले लिया गया, पर जो सीरीज में पहले था उसको पहले तो हम सिंगल अक्षर से लिखेंगे, बाद में उसको हम लोगों ने उसको चेंज किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक तीसरा नंबर आया, एक IUPAC ने कहा तीसरे नंबर पर कि हम किसी भी एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स है उनका लैटिन वर्ड भी होता है, लैटिन वर्ड, उनको लैटिन फॉर्म में भी मतलब कह सकते हो डेवलप्ड किया गया, उनका लैटिन फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे तीसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे कॉपर है, कॉपर को हम लोग लैटिन फॉर्म में, ये हमारा एक इंग्लिश फॉर्म में था और उसके बाद एक लैटिन फॉर्म में आया, ये इंग्लिश फॉर्म में था, अब लैटिन फॉर्म में आया क्यूपरम इसको कहा। ठीक है, इसको क्या कहा, कॉपर को इन्होंने कहा क्यूपरम। अब जैसे कॉपर का क्यूपरम हो गया, और भी एलिमेंट्स ले सकते थे, जैसे इन्होंने आयरन ले लिया, आयरन को फेरम कहा। ठीक है, तो यही जैसे एलिमेंट बहुत सारे लिए हैं, आप बुक में देखिएगा बहुत सारे एलिमेंट्स इसके मिलेंगे, जिसका एक लैटिन फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में 3 पॉइंट्स मैंने बताया। पहला कौन सा बताया, पहला बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका हम सिर्फ फर्स्ट अक्षर लेंगे, या कह सकते तो फर्स्ट लेटर लेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट लेटर लेंगे, जैसे कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, बहुत से एलिमेंट्स आते हैं, तो उनका हम फर्स्ट कह सकते हो, फर्स्ट उसका
वर्ड लेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे बताया कि अगर सिमिलर एलिमेंट्स आ गए, जैसे कार्बन आ गया, कैल्शियम आ गया, क्रोमियम आ गया, ऐसे जैसे बहुत से एलिमेंट्स आ गए, तो उनका क्या करेंगे, तो उनका एक सीरीज के हिसाब से देखेंगे, जो पहले आ रहा है उसका सी ले लेंगे और बाद वाले आने वाले उसका डबल डबल ले लेंगे, ठीक। मतलब डबल मतलब उसका एक अक्षर और लगा लेंगे, ठीक है, जो मेन अक्षर होगा। और उसके बाद फिर तीसरी, जो इन्होंने यूपीएससी सिस्टम ने यही दिए थे तीनों, फिर तीसरी बात पर यह आई कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होगा, हमारा लैटिन वर्ड होंगे। लैटिन वर्ड इंग्लिश वर्ड्स में, ऐसे तो हम इंग्लिश वर्ड्स हैं इनका लिखते हैं, पर कुछ वर्ड्स होते हैं तो लैटिन वर्ड भी उनका होता है, लैटिन वर्ड, ठीक है। तो उसको हमने बताया क्यूपरम फेरम, जैसे बहुत से हमारे कह सकते हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। साइज ऑफ एटम में बताया कि उसका रेडियस जो होता है एटम का, वही हमारा साइज ऑफ एटम होता है। एटम्स मैंने बताया कि अवोगाद्रो ने उनकी थ्योरी को फेल किया। उन्होंने कहा कि इसका क्या, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको इंडिपेंडेंट जो है सबको नहीं कह सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। बस आज हम यहीं तक का ही बात करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बस एक वीडियो और बनाएंगे एटम के लिए, उसमें शायद एटम्स कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, ओके, थैंक यू।